इसके लिए निकला, मान लीजिए इसके लिए निकला R1 स्क्वायर, इसके लिए निकला R2 स्क्वायर और इसके लिए निकला R3 स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा अब एक बात बताइए, आपका जो जेन्युइन फार्मूला है आर स्क्वायर का वो क्या है बेटा? एक्सप्लेन्ड, मैं ऐसे लिख देता हूं, ई एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, है ना। ये फार्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब आप लोग बताइए, तीनों मॉडल में से, तीनों मॉडल में से कौन सा मॉडल की वैल्यू, किस मॉडल में आर की, आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आने वाली है? बताइए। मॉडल, मॉडल टू, हाँ ठीक है ना, मॉडल टू। और किसमें सबसे, किसमें आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम आने वाली है? मॉडल, मॉडल थ्री। हाँ तो बेटा ये किस बेसिस पे आप लोग बता पा रहे हो? नंबर ऑफ पैरामीटर्स नहीं, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, है ना। तो जिसमें जितने नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, भाई देखो जाहिर सी बात है कि जो x1 है, x2 है, अब जैसे मान लो यही मॉडल है, चलो तीसरे वाले मॉडल से लेते हैं, इस y के बारे में ये केवल एक फैक्टर है ना। तो ये इसके पास जितना दम है बेचारा एक्सप्लेन कर रहा है y के बारे में, जितना इसकी औकात है, जितना दम है उतना एक्सप्लेन कर पा रहा है। और एक्सप्लेन करने के लिए अब आपको और फैक्टर की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे वही एग्जांपल फिर मैं ला रहा हूं, सैलरी और एजुकेशन वाला, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सैलरी जो है, किसी भी बंदे की सैलरी केवल उसके एजुकेशन पे नहीं डिपेंड करेगी, उसके अंदर और भी काबिलियत होनी चाहिए, है ना। तो मैंने कुछ काबिलियत बताए थे कि उसका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है ना, बॉडी लैंग्वेज क्या है ना बेटा, है कि नहीं, तौर तरीका कैसा है, सब कुछ है कि ना। अब जैसे मेरी तरह देखो, देखो मेरी पर्सनैलिटी देखो कितना खराब है ना। तो मैं किसी कंपनी में जाऊंगा, वो मेरे नॉलेज तो चेक कर लेगा, लेकिन कह गया ये अपने सेहत पे ध्यान नहीं देता, इसे बने रहता है, तो हमको नहीं लेंगे कंपनी वाले, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तो दिखता नहीं हूँ, एकदम सिंपल आदमी दिखता हूँ, है ना। लेकिन जो प्रोफेशनल टाइप के दिखते हैं, तो वो कंपनी में जब जाएंगे तो उनका एजुकेशन कम भी, मतलब नॉलेज कम भी रहेगा, लेकिन ये सब एटिकेट्स मैनर वगैरह देख के उसको सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। है कि नहीं बेटा, बताओ। तो आप लोगों ने देखा होगा, प्राइवेट कंपनी के जो बच्चे होते हैं, जो उसमें जो काम काम करते हैं, वो कितना प्रोफेशनल लगते हैं, उनका सूट बूट पहनावा, बातचीत करने का तरीका, मतलब हर चीज में बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि वो हमेशा कॉन्सियस रहे, मतलब एकदम उसमें रहते हैं प्रेजेंट टाइम में, मतलब हर चीज, मतलब वो जो भी काम करेंगे बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से, पानी भी पियेंगे तो प्रोफेशनली पियेंगे, है ना, लगता है ना देख के, है कि नहीं बच्चों। तो वही बात है, वही चीज मैं कह रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ कि इस मॉडल में ये बेचारा जो है अकेले ही वाई को एक्सप्लेन कर रहा है, तो जितना इसके पास ताकत है वाई को एक्सप्लेन कर लेगा, लेकिन और एक्सप्लेन करने के लिए आपको और फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, जब फैक्टर बढ़ते जाएंगे, मतलब नंबर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू क्या होगी? ये जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? बढ़ती जाएगी ना, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स बढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि वाई को एक्सप्लेन करने के लिए और लोग आ गए, है कि नहीं। ऐसे समझो, जैसे मान लो कोर्ट में, अदालत में कोई मुलजिम है ना, अगर एक बंदा केवल गवाही देता है कि हाँ हमने देखा है इसने गलत काम किया है, तो जज को एक बारी शक होगा ना। जो जो विटनेस है एक बारी वो जिससे गवाही देगा कि सर हमने देखा है, तो जज को एक बार शक होगा, हो सकता है ये दुश्मनी निकाल रहा हो, है ना, हो सकता है ये बेचारा निर्दोष हो। तो जो विटनेस है उसने कह तो दिया ये बहुत गलत गलत काम करता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है, ठीक है। लेकिन अगर चार पांच लोग गवाही देते हैं आके अलग अलग जगह से कि हाँ सर हम भी देखे हैं कि ये गलत काम करता है, हम भी देखे हैं ये गलत काम करता है, जब चार पांच लोग गवाही दे देंगे तो जज क्या करेगा बताओ? हाँ बेटा, जज तो तुरंत कलम चला देगा, इसको जेल भेजो भाई, गलत आदमी है ये, है कि नहीं। मतलब पांच लोग मिलकर एक्सप्लेन जब कर दिए तो भाई ये तो और मजबूत हो गया ना, समझ रहे हो। वो मुलजिम को वाई की तरह समझो बिल्कुल, वो जो मुलजिम है उसको किसकी तरह ट्रीट करो? वाई की तरह, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये विटनेसेस हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, इनको किसकी तरह लो? एक्स की तरह लो। कोरिलेट कर पा रहे हो ना, है कि नहीं, कोरिलेट कर पा रहे हो? हाँ बच्चों। तो अब देखो वही चीज है कि आप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बढ़ाओगे, आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अच्छा एक बात बताओ, तो फिर यहाँ पे क्या जो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है बेटा, क्या वो कंपेरेबल है? बताइए, कंपेरेबल है?
कैसे लिख सकते हैं बताइए? चलो मैं R1 स्क्वायर लिख देता हूँ, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर। तो अब देख लो इसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा तो यही दूसरा वाला है ना, इसको सबसे मैंने बीच में लिख दिया। चलो R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर, R3 स्क्वायर। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इसमें ज़्यादा है ना बेटा? तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है? इक्वल टू लगाना पड़ेगा ना? समझ रहे हो ना? इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अच्छा बताओ इक्वल टू लगा सकते हैं या नहीं? या एकदम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हमें लिखना पड़ेगा? हाँ बच्चों? देखो कंपेरेबल तो हो गया R स्क्वायर, है ना? तो हमें ये बताइए क्या इक्वल टू लगा सकते हैं या नहीं? हाँ बच्चों? क्यों बेटा? हाँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट हो सकता है कि इन तीनों जैसे जो अलग वेरिएबल हमने ऐड किए x2, x3, x2, x1 को छोड़ के ये जो वेरिएबल हमने ऐड किए, हो सकता है ये y को रिप्रेजेंट ना करे, y को एक्सप्लेन ना करे, है ना? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हो सकता है ये y को एक्सप्लेन ना करे। और तो जब y को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो तीनों मॉडल तो एक ही जैसे हो जाएँगे, है ना बेटा? एक ही वेरिएबल बचेगा तो ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की वैल्यू तो वही आने वाली है तीनों की। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ बच्चों? देखो इसको इसको मैं थोड़ा-सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत कम पढ़ाते हैं लोग, है ना? इस पे लोग केवल फार्मूला लगा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, डिटेल में जाते ही नहीं है, ठीक है? चलो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया और फिर इसका और आप ये भी समझ गए कि ये कंपैरेबल है, ना बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या है? कंपैरेबल है, ठीक? अब एडजस्टेड R स्क्वायर देख लेते हैं क्या वो कंपैरेबल है या नहीं, ठीक है?